अस्सलाम वालेकुम। अगर एज ए वेब डेवलपर आप अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के लिए टाइपस्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या अहमियत है। या आप अपने एग्जिस्टिंग रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं, या आपको टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्जन में इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करूँगा कि आप के रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के लिए टाइपस्क्रिप्ट की क्या अहमियत है। इसके साथ ही वो जिस वक्त आप अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो वो कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनको आपको जहन नशीं रखना चाहिए। इसके साथ ही जिस वक्त आप अपने प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। उन इश्यूज के मतलब डिस्कस करेंगे और इन इश्यूज को कैसे फिक्स किया जाता है उसके मतलब डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए रिएक्ट को टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्जन में जो इश्यूज फेस करने पड़े, मैं ज़ाती तौर पे आपसे वो शेयर करूंगा ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। और वीडियो के अख्ताम पे हम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट ऐड करके देखेंगे और ऐड करने के बाद हमें किस तरह के इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, उन इश्यूज को फिक्स करके देखेंगे। ये सब आगाज़ करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की भी हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कि हमें रिएक्ट जेएस में टाइपस्क्रिप्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। मेरा ख्याल है इस चीज़ की अहमियत को जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट क्यों ऐड कर रहे हैं और इस चीज़ की क्यों ज़रूरत महसूस हुई और टाइपस्क्रिप्ट है क्या। जैसा कि टाइपस्क्रिप्ट एक सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है और ये एक सुपर सिस्टम है ऑफ टाइप्स का। इसका मतलब है कि हम अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में एक टाइप सिस्टम है जो ऐड करने जा रहे हैं। जो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस है वो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है और जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ टाइप टाइप के लिए टाइटली बाउंड नहीं है। इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट ऐड करें। यहाँ पे एक बात जहन नशीं रखना ज़रूरी है कि जिस वक्त आप अपने प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो आपको जो इशू फेस करने पड़ेंगे वो सारे इश्यूज रिलेटेड टू टाइप्स होंगे, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में टाइप से रिलेटेड टाइपस्क्रिप्ट ऐड करने जा रहे हैं। तो हमें जो इशू फेस करने पड़ेंगे वो टाइप से रिलेटेड होंगे और टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि आपके प्रोजेक्ट में हर तरह की टाइप्स ऐड हों और किसी किस्म की टाइप्स की मिसमैचिंग ना हो। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में किसी किस्म की टाइप की मिसमैचिंग होगी तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर आपको एरर देगा। ये मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसको हम थारोली देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि जावास्क्रिप्ट के मतलब है कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो एक टाइटली बाउंड टाइप लैंग्वेज नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ऐड की हुई है कि हम एक वेरिएबल की टाइप असाइन करते हैं, उसमें इंटीजर वैल्यू देते हैं और साथ ही नेक्स्ट स्टेप पे हम उसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है और इससे हमारा काम तो आसान हो जाता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी और काम आसान करने के चक्कर में हमारे जो अनएक्सपेक्टेड एरर हैं जो हमें रन टाइम पे आते हैं उसे हमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे लिए रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और जिस वक्त हम लार्ज एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं तो उनको मेंटेन करना और उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमें जो जावास्क्रिप्ट है वो लार्ज और इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट के लिए
रिकमेंड नहीं की जा सकती। इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ मैं एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि अभी जितनी भी लाइब्रेरीज़ इन फ्यूचर में आ रही हैं और जितने नोड जेएस से रिलेटेड या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क बन रहे हैं वो सारे टाइप स्क्रिप्ट सपोर्टेड हैं। और वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आप इन फ्यूचर में टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करें। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे तो आप इन फ्यूचर में इस चीज़ का ज़रूर प्लान रखें कि आप अपने प्रोजेक्ट की टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्जन करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के मतलब जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये एक कोर स्ट्रेंथ सिस्टम है टाइप्स का, और ये सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, और ये स्टैटिक टाइपिंग है। जैसा कि जावास्क्रिप्ट एक ऊपर मेंशन किया था मैंने कि वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है जिसमें टाइप जो है ना वो टाइटली बाउंड नहीं है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट इट्सेल्फ है जिसमें जो स्टैटिक टाइपिंग है वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि उसका जो कंपाइलर है इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपकी जो किसी भी किस्म की मिसमैच ना हो टाइप की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप जिस वक्त तमाम वेरिएबल्स फंक्शंस आर्गूमेंट हर अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में अपने पैकेजेस में हर तरह की टाइप्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको सपोर्ट करता है कि आपको किसी भी किस्म के जो एरर हैं वो आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिजॉल्व कर सकें। यहाँ मैं ये चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि जिस वक्त आप अपने टाइप स्क्रिप्ट ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो उसके फ्रंट एंड पे कहीं पे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएंगे, ना ही आपकी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी में कोई फ़र्क आएगा। इसका सबसे बड़ा मकसद सिर्फ आपको डेवलपमेंट में सपोर्ट करना है, टाइप सिस्टम ऐड करना है ताकि आपका प्रोजेक्ट टाइटली बाउंड हो और उस ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो एरर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल ऐड की हुई है। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें मैं यूज़र एपीआईज़ के थ्रू फैच करते हैं और यूज़र का डाटा हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि यूज़र में किस तरह का डाटा है। हम उसमें से नेम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही हम नेम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एज ए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास पोटेंशियल एरर आ जाता है। ये एक जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल है। इसके साथ ही इसी एग्जांपल को मैंने टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है। टाइप स्क्रिप्ट में आप क्या करते हैं कि आपने कोई भी एक्सेस करना है, जैसा कि मैंने बताया कि आप टाइप सिस्टम ऐड कर रहे हैं, तो आप जिस वक्त कोई फंक्शन है तो आप फंक्शन को कोई चीज़ पास कर रहे हैं तो आपने उसकी जो टाइप्स है पैरामीटर है उसकी टाइप भी बतानी है, जो रिटर्न टाइप है उसकी भी बतानी है, जो एपीआई से डाटा आपने रिसीव करना है उसकी टाइप भी बतानी है कि उसमें से कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आप रिसीव करेंगे और वो डाटा की टाइप्स क्या क्या होंगी। ये सारी चीज़ें जब पहले ही ऑलरेडी डिफाइंड होंगी तो जिस वक्त आप अपना डाटा फैच करेंगे एपीआई से तो आप 100% श्योर होंगे कि आप जो डाटा एक्सेस कर रहे हैं उसके किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। अगर आप कोई ऐसा पैरामीटर या ऐसा प्रॉपर्टीज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो कंपाइलर आपको उसी वक्त एरर दे देगा। और टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। इसके साथ जो और फ़ायदे हैं वो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लार्ज प्रोजेक्ट की जो मेंटेनेबिलिटी और उसकी जो वो बहुत आसान हो जाती है कि आप लार्ज प्रोजेक्ट को जो उसकी मैनेजमेंट है वो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपका कोड वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। और आप जिस वक्त तमाम टाइप्स डिफाइन करती हैं आपको एरर कैच करना और प्रोजेक्ट को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। तो जो नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के बग्स और एरर आ रहे होते हैं वो आप उस ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिजॉल्व कर देते हैं और यूज़र एंड तक कम से कम एरर जाते हैं।
जो नेक्स्ट है वो आपकी कोड की रीडेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है। और नेक्स्ट जो फ़ायदा है कि वो आपकी कोड की सेल्फ डॉक्यूमेंटेड हो जाती है जिस वक्त आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कैसे हो जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल में आपको बताया कि आप यूज़र का अगर डाटा फैच कर रहे हैं तो आपने यूज़र का बाकायदा एक इंटरफेस बनाया है, उसकी टाइप डिफ़ाइन की है, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफ़ाइन की हैं। तो ये एक किस्म की सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड हो रहा है जिसको समझना आसान है और ऑटोमेटिकली आपके कोड की रिफैक्टरिंग भी हो रही है। इसके साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी कोलैबोरेशन, अगर आप उसको मुख्तलिफ टीम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, उसको आपस में समझना और टीम्स का आपस में एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत आसान होता है। और इस चीज़ के बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप किसी किस्म आपको मुख्तलिफ किस्म के एरर जो आपको ड्यूरिंग डेवलपमेंट आप रिजॉल्व करते हैं आपको रन टाइम पे फेस करने पड़े। इससे आपकी प्रोजेक्ट की जो स्केलेबिलिटी है उसमें भी इजाफा होता है। इसके साथ साथ आपके कोड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो जो प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी है वही सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। अगर आपका प्रोजेक्ट स्टेबल है, अगर आपका प्रोजेक्ट स्टेबल होगा तो उसकी कॉस्ट कम से कम आएगी, उसके जो डेवलपर है उसकी एंगेजमेंट कम से कम होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ ही अगर जिस वक्त हम टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्जन करते हैं तो इनिशियल में हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट की कन्वर्जन के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट की टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्जन कर लें तो इसके लॉन्ग टर्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारी कोड क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है, प्रोजेक्ट को मेंटेन करना बहुत आसान होता है और डेवलपर की प्रोडक्टिविटी में बहुत इजाफा होता है। प्रोडक्टिव में इजाफा होने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट जो डेवलपर है वो जब आपकी एरर रिपोर्टिंग कम होगी तो डेवलपर ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा और वो नए फीचर्स पे काम कर सकेगा। और इसके साथ साथ आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो स्केलेबिलिटी है उसमें इजाफा होता है। ये वो बुनियादी बातें थी जो आपके प्रोजेक्ट के लिए जो इस चीज़ पे फोर्स करती हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी, किसी भी प्रोजेक्ट की मेंटेन करना, किसी भी प्रोजेक्ट का स्केल करना, ये तमाम वो कोर चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन बुनियादों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट जो रिएक्ट जेएस में है और टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा है तो आप टाइप स्क्रिप्ट ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट देखते हैं कि हम अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में टाइप स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं वो मैं आपसे पहले शेयर करूंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप मैटरी तौर पे प्रिपेयर हो जाएं, जिस वक्त हम प्रैक्टिकली कर रहे हों तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज ऐड करना है। इसके साथ जैसे कि मैंने ऊपर पहले भी मेंशन किया है कि क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, हम टाइप सिस्टम ऐड कर रहे हैं, तो आप जितने भी पैकेजेस है यूज़ कर रहे होंगे, अगर किसी की कोई टाइप मिस है तो आपको वो टाइप ऐड करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें हम नोड यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी टाइप मिस है तो हमें उसकी टाइप्स का पैकेज ऐड करने पड़ेगा। इस तरह रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी टाइप, तो आप अगर जो भी पैकेज आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी टाइप मिस है, आपको रन टाइम पे उसके एरर रिसीव हो रहे हैं तो आपको उसकी टाइप ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करनी है। ये वो फाइल है जो कंपाइलर टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर, इसमें उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं और वो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इसको क्रिएट करने का तरीका आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं और कमांड लाइन के भी थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको करके बताएंगे। और ये वो कंपाइलर ऑप्शन है जो इनिशियल तौर पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में रखें ताकि
इसके अलावा भी और भी बहुत से ऑप्शन हैं इन फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक हैं जिनके लिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं वन बाय वन आपसे ये तमाम कंपाइलर ऑप्शन शेयर करूँगा ताकि आपको इनके मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसमें कंपाइलर ऑप्शन में सबसे पहला है टारगेट। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ES5 सेट है। ये इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जो आपकी जो इकमा स्क्रिप्ट है, इकमा स्क्रिप्ट एज ए रिएक्ट जो है डेवलपर आप तमाम जानते हैं कि इकमा स्क्रिप्ट क्या है, और ये इकमा स्क्रिप्ट को कंपेटिबल करने के लिए है। तो यहाँ पे उसका वर्जन, जो भी कंपेटिबल वर्जन है वो मेंशन है। जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो आप उसी को यूज़ करें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए वर्जन चेंज करना पड़ता है तो आप वर्जन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कंपाइल टाइम पे जो लाइब्रेरीज इंक्लूड होती हैं, जो उसे रिक्वायर्ड होती हैं, ये वो लाइब्रेरीज की लिस्ट है, यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट है अलो जे एस। अलो जे एस जैसा कि हम अपने प्रोजेक्ट को में टाइप स्क्रिप्ट हमने ऐड कर ली है, ऐड करते वक्त अभी हमने उसकी कन्वर्जन नहीं की है टाइप स्क्रिप्ट फाइल में, तो हमारे पास हम JS की फ़ाइलों को अलाउ रखना चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों की फ़ाइल को अनेबल्स रखना चाहते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन, कि वो उन दोनों की जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और जो टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो ड्यूरिंग कंपाइलेशन उनकी टाइप्स वगैरह चेकिंग हो। तो हम इस जो ऑप्शन है इसको ट्रू रखते हैं। इस जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि आपकी जो टाइप डेफिनेशंस फाइल हैं अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि दो तीन किस्म की फ़ाइलें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे .js की फ़ाइल है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो .ts की फ़ाइल आप डेफिनेशन फ़ाइल बना सकते हैं। इस तरह tx की फ़ाइल अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में HTML यूज़ करते हैं, JSX यूज़ करते हैं, तो आप TSX की फ़ाइल बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी डेफिनेशन फ़ाइल को स्किप करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन ट्रू रख सकते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है ES मॉड्यूल इंटरप्रेटर के, आप जो कॉमन JS, जैसा कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें कॉमन JS और ES मॉड्यूल की आपस में जो कंपेटिबिलिटी है उसको मेक श्योर करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो इंपोर्ट का ऑप्शन है, सिंथेटिक इंपोर्ट है। जैसा कि हम अपने प्रोजेक्ट में Node.js और डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें जो इंपोर्ट करने का तरीकाकार है वो डिफरेंट है, जो टाइप स्क्रिप्ट में है वो डिफरेंट है। तो टाइप स्क्रिप्ट में हम इंपोर्ट मॉड्यूल करके यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम Node.js या किसी और फ्रेमवर्क में जाए तो वो रिक्वायर्ड के कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेटिबल रखने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। स्ट्रिक्ट ट्रू मतलब है कि आपकी जो टाइप चेकिंग है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, उसको आपने ट्रू और फॉल्स, अगर आप उसको स्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं तो आप उसको ट्रू रखें। नेक्स्ट है कंसिस्टेंस कास्टिंग है फाइल सिस्टम की, कि आप अगर डिफरेंट किस्म की फ़ाइलें जाए कि लोअर केस और अपर केस यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो आपस में कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना है ड्यूरिंग इंपोर्टिंग। इस तरह जो नेक्स्ट है वो जो मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं उसकी जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उसके लिए जो ऑप्शन है ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यस नेक्स्ट ही सेक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड की है, अगर आप डिस्क्रिप्शन रीड करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, ये भी Node.js से रिलेटेड है कि आप अगर जो स्ट्रेटजी है वो Node.js से रिलेटेड जो इंपोर्टिंग स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करते हैं। जो अगर नेक्स्ट ऑप्शन है जेसन मॉड्यूल से रिलेटेड है, कि अगर आप जेसन फाइल को अलो कर रखना चाहते हैं तो ये उसका ऑप्शन है। आइसोलेटेड मॉड्यूल है, इसमें आप जो फाइल्स हैं उनको ईच फाइल को इंडिपेंडेंट फाइल कंसिडर करते हैं एज ए मॉड्यूल, ये उससे मुतल्लक है। नो मिट का जो ऑप्शन है, जो टाइपस्क्रिप्ट इटसेल्फ जब कंपाइल करती है तो वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जनरेट कर देती है, तो अगर आप उसको इस ऑप्शन को नो कमिट रखेंगे तो वो आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें ड्यूरिंग कंपाइल टाइम जनरेट नहीं होंगी। JX का ऑप्शन है कि आपकी JX को जो पैटर्न है वो
ड्यूरिंग ट्रांसफाइल वो कौन सा है आपने कंपेटिबल रखना है, ये उसके लिए ऑप्शन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ड्यूरिंग जो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है आपने कौन से फोल्डर और कौन सी फाइल्स अलो करनी है जो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, ड्यूरिंग जो उसका कंपाइलर है वो उसको उन फोल्डर्स और फाइल्स के अंदर चेक करेगा कि इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि इसमें किसी किस्म की टाइप मिसमैचिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मली एसआरसी फोल्डर उसके अंदर तमाम फाइलें और फोल्डर को इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह नीचे एक्सक्लूड का पैरामीटर है। इस ऑप्शन में आप जो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जैसे नोड जेएस नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, हम उनकी टाइप चेकिंग नहीं रखना चाहते। इस तरह हमारे टेस्ट केसेस होते हैं, उन टेस्ट केसेस को इग्नोर करना चाहते हैं। डेफिनेशंस फाइल होती हैं उनको इग्नोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये एक्सक्लूड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये वो ऑप्शन थे जो कंपाइलर के लिए हम सेट कर सकते हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी थे, इसलिए मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन ऐड किया और आपको वन बाय वन आपको थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट, जिस वक्त आप अपनी टाइपस्क्रिप्ट और जेसन फाइलें ऐड कर लेते हैं उसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं, जैसा कि ये आपने ऑलरेडी ट्रू आपने ऑप्शन ट्रू रखा हुआ है अपनी जेसन फाइल में। जो टी एस कन्फिग्रेशन फाइल है अगर आप उसका स्ट्रिक्ट मोड रखना चाहते हैं तो आप इसको नेबर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है कि आपने जो माइग्रेशन करनी है अपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट की, वो आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने जेएस फाइल को टीएसएक्स फाइल में कन्वर्जन करना है। आपने जो स्टेप बाय स्टेप जिनकी कम्प्लेक्सिटी कम है आपने वहाँ से शुरू करना है और अपनी जेएस फाइल को टीएसएक्स फाइल में कन्वर्ट करते जाना है। आपके पास अगर आप अपने टाइप्स का स्ट्रक्चर अलहदा रखना चाहते हैं अपने कंपोनेंट से, तो आप टीएस की फाइलें बना के उनके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी टाइप्स का स्ट्रक्चर ही इंक्लूड होगा, उसमें JSX या HTML इंक्लूड नहीं होगी। उस तरह की जो फाइलें जिसमें JSX या HTML यूज़ ना हो उस तरह की फ़ाइलों के लिए आप .ts यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन। और जैसा कि हमने ऊपर कंपाइलर की इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया है कि हम टीएस फाइलों को इग्नोर कर देते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन, तो इससे हमारी जो कंपाइलर है उसकी एफिशिएंसी में इजाफा होता है। जिस वक्त आप अपने फाइल को कन्वर्ट करते हैं TSX फाइल में, तो अगर आपके पास जो वेरिएबल्स के टाइप्स डिफाइन नहीं है या फंक्शंस में जो आर्गुमेंट है उनकी टाइप डिफाइन नहीं है या फंक्शन में जो रिटर्न टाइप है वो डिफाइन नहीं है, तो आपको उन टाइप्स के एरर आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस तरह करना है कि आपने उसकी टाइप डिफाइन करने शुरू कर देनी है। जैसा कि ये एक नेम है तो ये इसकी जो टाइप है ये हमने डिफाइन कर दी है कि ये स्ट्रिंग है। इसी तरह आपने फंक्शंस आर्गुमेंट उसकी रिटर्न टाइप सबकी डिफाइन करनी शुरू कर देनी है। नेक्स्ट, आप अगर आपके जो कंपोनेंट है वो चाहे फंक्शनल कंपोनेंट है चाहे क्लास कंपोनेंट है, उसकी जो प्रॉप्स और जो स्टेट्स यूज़ की हुई हैं उसकी जो टाइप्स हैं वो आपने डिफाइन करनी शुरू कर देनी है। जैसे ही आप अपने कंपोनेंट को कन्वर्जन करेंगे TSX में आपको इसकी प्रॉप्स और स्टेट्स के एरर आएंगे। आपने क्या करना है कि आपने उसके जो प्रॉप्स हैं उसकी और जो स्टेट्स हैं उसकी टाइप डिफाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे ये इंटरफेस किस लिए यूज़ होता है। ये एक किस्म का कंट्रैक्ट है जो आप किसी भी फंक्शन क्लास को पास करते हैं, तो उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है वो उनको फुलफ़िल करे। नेक्स्ट जो है कि जैसे मैं पहले आपने क्या करना है कि जिन प्रॉपर्टीज़ के मतलब आपको श्योरिटी नहीं है कि फ़र्ज़ करें कि जैसा कि यहाँ पे अगर नेम की प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है और आप एनी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टीज़ के मतलब श्योर नहीं है कि उसकी टाइप क्या है तो आप एनी यूज़ कर सकते हैं, ताकि इनिशियल पहले लेवल पे आप अपने कंपोनेंट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं TSX में, आप पहले कन्वर्ट कर लें, तमाम एरर रिजॉल्व कर लें, उसके बाद जहाँ पे आपने एनी यूज़ किया हुआ है वहाँ पे उसकी जो एक्चुअल टाइप है आप उसको यूज़ करें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आप
थर्ड पार्टी को लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, किसी की किस्म की टाइप मिस है तो आप उसकी टाइप ऐड करें, तो आपके पास जो एरर है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर आप अपने कंपाइलर ऑप्शन की टाइप चेकिंग मज़ीद स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो ये मज़ीद और कुछ ऑप्शन है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये इनिशियल में आप ये इस सारे प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इस सारी कन्वर्जन और माइग्रेशन के बाद आपकी कोड क्वालिटी और जो प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी है वो बहुत इम्प्रूव होगी, जिससे आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। अभी नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हुए किस किस्म के इश्यूज फेस करने पड़े। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको हमेशा डिफरेंट किस्म के एरर आएंगे जिस वक्त आप टाइप स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरी यूज़ हो रही हैं, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस यूज़ किए जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट है, तो आपको हमेशा डिफरेंट किस्म के इश्यूज फेस करना पड़ेंगे। जैसे कि आप कोई CSS के लिए टेलविंड यूज़ कर रहा है, कोई बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा है, कोई मटेरियल UI फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है। तो अगर कोई मटेरियल UI यूज़ कर रहा है तो उसके लिए एरर डिफरेंट हो सकते हैं, अगर कोई टेलविंड यूज़ कर रहा है तो उसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ शेयर करने का मकसद ये है कि आप जो प्रोजेक्ट में जिस वक्त ऐड करेंगे तो आपके पास जो एरर आएंगे वो हो सकता है ऐसे एरर ना हो जो किसी और डेवलपर या मुझे पर्सनली तौर पे किसी को फेस किए हों। तो बुनियादी बातें वही हैं जो मैंने ऊपर आपसे शेयर की हैं कि आपने ये चेक करना है कि वो एरर किस किस्म के हैं, कि अगर वो पैकेज से रिलेटेड हैं तो आप जो पैकेज से रिलेटेड यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप से ऐड करें, अगर वो कंपोनेंट से रिलेटेड हैं तो आप चेक करें कि प्रॉप्स स्टेट या फंक्शन से रिलेटेड जो टाइप्स हैं वो सारी करेक्ट हैं, कहीं पे कोई मिसमैचिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे मज़ीद कुछ और बातें हैं जो पॉइंट्स हैं मैं जो आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि ये मैंने पहले मेंशन कर दिया है कि मुझे भी ज़ाती तौर पे इस तरह के मसले आए थे कि अगर कोई लाइब्रेरी मिस है तो उसकी टाइप मिस की है। यहाँ पे भी एक और चीज़ शेयर कर दूं कि अगर कोई पैकेज टाइप स्क्रिप्ट सपोर्टेड नहीं है तो आप के लिए उसकी अपग्रेडेशन ही ज़रूरी है, या आप उसका अल्टरनेटिव पैकेज यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टाइप स्क्रिप्ट उस पैकेज के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्जन करनी है तो आप जो स्ट्रिक्ट ऑप्शन है उनको यूज़ करें ताकि आपके जो पोटेंशियल एरर हैं वो कैच किए जा सकें। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। जैसा कि एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट में जब मैं नेम को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अनडिफाइंड का एरर रिसीव होता है नॉर्मल रिएक्ट JS प्रोजेक्ट में। लेकिन जिस वक्त आप टाइप स्क्रिप्ट में यही काम करेंगे तो आपको कंपाइलर एरर देगा कि ये नेम डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह के जो आपके छोटे छोटे एरर्स होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए ये 3 ऑपरेटर जो हैं वो आप बहुत आपके लिए यूज़फुल हैं, जहाँ पे आपको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो आप ये ऑप्शनल का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, कर लें कि आप अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है कि ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो आप ये वाला कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नॉट नल की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल नॉट नल या डिफाइंड ना हो तो उसके लिए आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेटर आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये शेयर करने का और मेंशन करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इन ऑपरेटर्स को ज़हन नशीन रखें और प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट ये है कि आप जिस वक्त अपने फंक्शनल कंपोनेंट को कन्वर्ट करते हैं तो आप जो
रिएक्ट जेएस के सिंटैक्स है उसको यूज़ करें, ताकि उसमें जो जे जेएसएक्स के सिंटैक्स एरर और मिसमैचिंग है वो मैच कर सकें। नेक्स्ट ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप अपने कंपोनेंट में स्टेट अपडेट कर रहे हैं और आपने प्रॉप्स भी पास किए हैं, लेकिन उसके आपके स्टेट फिर भी डिटेक्ट नहीं हो रही है आपके फंक्शंस में, तो उसके लिए आप पिक की यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कंपोनेंट की जो स्टेट्स हैं वो पास करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आप ये पिक यूटिलिटी के मुतालिक रीड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेंटेंस ऐड भी किया है। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये कंपाइलर एरर देगा अगर आप ये सिंटैक्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ पे सी एस एस प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर नॉर्मल रिएक्ट जी एस प्रोजेक्ट में हम ये वाली इस तरह यूज़ नहीं करते, तो ये यहाँ पे जहाँ पे भी हमें टाइप एरर आएगा तो हमने उससे रिलेटेड टाइप ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग थी तो ये बता दिया कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये सी एस एस की इनलाइन स्टाइलिंग है और इसको आपने किस तरह हैंडल करना है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ करेंगे आप कोई ऑन क्लिक का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसमें इवेंट हैं, उस इवेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा आप वहाँ पे बटन यूज़ कर रहे हैं, एंकर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वो एरर दे रहा है तो आपसे उससे रिलेटेड टाइप जो है वो आपने ऐड कर देनी है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये बटन के क्लिक के हम यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे HTML बटन यूज़ कर लिया है। यहाँ फ़र्ज़ करें कि हम किसी लिंक पे क्लिक करने पे ये यूज़ कर रहे हैं, तो ऑन क्लिक करने पे हमारा अगर कंपाइलर एरर दे रहा है तो आपको ये टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि ये जो क्लिक हो रहा है वो उसके लिए जो लिंक है उसकी जो टाइप है वो क्या है। इसी तरह ये सारी चीज़ें शेयर करने का ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली आप जिन पे अमल करना शुरू करेंगे तो वो आपके मसले मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो बुनियादी बातों पे आप काम करते हुए जिस वक्त आप अपने प्रोजेक्ट की माइग्रेशन करेंगे तो आपके 50% से ज़्यादा इशू रिज़ॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं इन्हीं जो हमने ऊपर बुनियादी बातें की हैं इसके मतलब मैं आपसे प्लेग्राउंड पे मैंने एक एग्जांपल बनाई है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये प्लेग्राउंड में एग्जांपल सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है जो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया कि मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा, तो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम अपने रियल टाइम ओपन प्रोजेक्ट में टाइप स्क्रिप्ट ऐड कर सकें। तो अभी यहाँ पे ये एग्जांपल शेयर करने का मकसद आपको कुछ और चीज़ें हैं जिन जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दो तरह के जैसा कि आप जानते हैं कि रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये जेएस की फ़ाइल बनाई है, ये जेएक्स की फ़ाइल फंक्शनल कंपोनेंट है और एक क्लास कंपोनेंट है। इसी तरह मैंने कन्वर्जन करने के बाद दो फाइलें बनाई हैं, जो जो कन्वर्जन करने से पहले है ये जेएस की फ़ाइल है और वो कन्वर्जन करने के बाद है। ये कन्वर्जन करने से पहले जो फंक्शनल कंपोनेंट है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉप्स पास किए हुए हैं, ये स्टेट्स हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको टाइप नज़र नहीं आ रही है। अभी जब हम इसको JSX में कन्वर्ट करेंगे या टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो एरर रिसीव होंगे वो टाइप्स के होंगे। तो सबसे पहले हमने टाइप्स डिफाइन करनी है, वो हमने ये सिंटैक्स यूज़ कर लेना है फंक्शनल कंपोनेंट का, ताकि हमारे पास JX के जो एरर है वो ना आए। इसके साथ ही हमने जितने भी प्रॉप्स हैं वो तमाम प्रॉप्स की जो टाइप्स हैं वो ऐड कर देनी है और वो जो प्रॉप्स है उसको यहाँ पे अपने कंपोनेंट में एज ए पैरामीटर पास कर देना है। तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी प्रॉप्स आपके कंपोनेंट में यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे तमाम एरर जो कंपाइलर दे रहा था वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जो आप स्टेट यूज़ कर रहे हैं आपने उसकी उनकी टाइप बतानी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बुलियन है, जो भी आपकी टाइप है आपने मेंशन करनी है,
ताकि कंपाइलर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि ये अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस चीज़ की बुलियन सेट कर रहा हूँ, तो जिस वक्त मैं इसको सेट करूँगा, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे ये वैल्यू सेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू सेट करूँ तो मैं स्ट्रिंग सेट ना करूँ, उसकी वैल्यू बुलियन ही होनी चाहिए। तो ये जो कंपाइलर है इस चीज़ को ऑटोमेटिकली मेक श्योर करेगा। तो ये एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट था जिसको कन्वर्जन आपने देखी है कि वो हम अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो सकता है। इसी तरह क्लास कंपोनेंट की ये जेएस फाइल है। जेएस फाइल में आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रॉप्स जो स्टेट्स हैं और जो फंक्शन है वहीं पे कहीं पे टाइप्स वगैरह मेंशन नहीं है। लेकिन इसी को जिस वक्त हम क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी आपकी प्रॉप्स और स्टेट्स हैं वो आपने क्या करनी है, वो आपने कंपोनेंट को प्रॉप्स ये पास करनी है और ये स्टेट्स हैं, और उनकी टाइप्स जो है ना आपने कंपोनेंट्स के ऊपर डिफाइन कर लेनी है। या आप ये तमाम की एक डेफिनेशन फाइल बनाएं, वहाँ पे ले जाएं और वहाँ से इंपोर्ट करवा के आप यहाँ इसको पास कर दें। तो इसका क्या मतलब है, हमारी जो कंपोनेंट्स की प्रॉप्स और स्टेट्स थी उनकी जो टाइप्स थी वो हमने डिफाइन कर दी हैं, और यहाँ पे जो जितने भी प्रॉप्स और उससे रिलेटेड इशू होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है कि वो हमने अपने जो फंक्शन है उसकी वो देखनी है कि जो टाइप्स हैं वो सारी सेट करनी है। तो ये दो ही टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं हमारे पास रिएक्ट में, फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट। यहाँ पे शो करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा मज़ीद आपका विजन क्लियर हो जाए। अभी हम एक प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली ऐड करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में टाइप स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें टाइप स्क्रिप्ट ऐड करके बताएंगे। अभी हमने वही गाइडलाइन फॉलो कर दी हैं जो मैंने आपसे पहले शेयर की हैं, उन वो कौन सी, ताकि आपके लिए आसानी हो। फ़र्ज़ करें कि मैं इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। अगर मेरे पास ये प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी पहले अगर ऐड किए हुए हैं तो वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, और अगर नहीं ऐड किए तो वो उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि हमारे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ये ऐड हो जाएं। ये उम्मीद है ये अभी ऐड हो जाएंगे, या ये तमाम पैकेज ऐड हो चुके हैं। इस पैकेज ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ऐड करनी है। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ऐड करने के लिए आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर में जाके, और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। आप पैकेज जो TSX पैकेज यूज़ कर रहे हैं या यर्न यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है कमांड के ज़रिए। ये मेरे पास TSX फाइल विद कुछ कंपाइलर ऑप्शन के साथ ये क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट के लिए यही यूज़ करूँगा जो मैंने आपसे पहले शेयर की है। मैं इसको यूज़ करता हूँ, और ये देखें कि आपके पास जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। और ये कंपाइलर ऑप्शन है जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर रन टाइम पे यूज़ करेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपने कंपोनेंट का, ये हमारे पास एक क्लास कंपोनेंट है, हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसको रीनेम करना है, इस फाइल को कन्वर्ट करना है TSX फाइल में, क्योंकि इसमें HTML यूज़ हो रही है। तो इसको जैसे ही हम इसको TSX में कन्वर्ट करेंगे आप देखेंगे हमारे पास ऊपर एरर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हम अपने प्रॉप्स और जो भी हमने स्टेट्स हैं उनकी टाइप डिफाइन शुरू कर देनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रॉप्स डिफाइन करते हैं, और इसी तरह आपने क्या करना है, आप ये आजकल बहुत सी एक्सटेंशंस हैं जो आपके कंपोनेंट की अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, आप स्टेट्स और प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगी जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती हैं कि आपके कंपोनेंट्स में कौन से प्रॉप्स और कौन से यूज़ हो रही हैं, स्टेट्स यूज़ कर रही हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैनुअली सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने प्रॉप्स पास किए, यहाँ पे मैंने ये स्टेट पास की,
और ये जो प्रॉप्स आपके कंस्ट्रक्टर में पास हो रहे हैं यहाँ पे भी आप पास कर सकते। ये हमने पास कर दिए। ये ये जो प्रॉप्स है ये हम यहाँ पे भी पास कर देते हैं। अभी क्या करना है कि हमने स्टेट अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी स्टेट हैं, फर्ज करें मैं ये स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये स्टेट अभी मैं एनी का कीवर्ड यूज़ करता हूँ तमाम के लिए। ये एनी का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे भी एनी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे भी एनी ही यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे भी एनी यूज़ कर लेते हैं। अगर अभी हमें अपना टाइम सेव करने के लिए और हमें का अगर टाइप का आइडिया नहीं है, अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ के टाइप श्योर है तो आप उनकी टाइप सेट करता जाएं। अभी ये देखें हमारे स्टेट से रिलेटेड जितने एरर थे वो रिमूव होते जा रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन है इसकी एनी टाइप डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो पैरामीटर है आर्गूमेंट है इसकी भी हम यहाँ पे एनी टाइप कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एनी कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे प्रॉप्स हैं। ये इन प्रॉप्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि ये प्रॉप्स हैं इनकी टाइप्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने क्या करना है कि ऊपर जो प्रॉप्स पास कर रहे हैं यहाँ पे पहले ये एनी पास कर देते हैं। ये जो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं आपने क्या करना है कि एज ए प्रॉप्स इन सब की टाइप डेफिनेशन कर देनी है। तो यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, ये किया और ये किया। अभी जैसे ही आपके प्रॉप्स की और स्टेट्स की और फंक्शंस की सब की टाइप्स मुकम्मल हुई हैं तो ऑटोमेटिकली चेक कर रहे हैं कि आपकी जो फाइल है वो ग्रीन हो गई है। इसका मतलब है कि आपके कंपाइलर ने जो एरर दे रहा था आपके टाइप्स के रिलेटेड उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि इसकी तमाम इसी तरह जो टाइप्स है वो पूरी हैं और आपकी ये एक फ़ाइल की माइग्रेशन हो गई है। इसी तरह ने आपने तमाम फाइलों की माइग्रेशन करनी है। फ़र्ज़ करें कि ये है, इसको हम TSX में कन्वर्ट करते हैं। ये क्लास कंपोनेंट है, इस क्लास कंपोनेंट को हमने ऑलरेडी कन्वर्जन चेक कर ली है। अभी हम एक फंक्शनल कंपोनेंट चेक करते हैं। ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तरीकाकार सबका यही है। अगर जैसा कि मैंने एक क्लास कंपोनेंट का किया है आपने उसी तरह ही जैसे एक क्लास का किया उसी तरह ही आपने दूसरी क्लास का करना है। अभी ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, इसका क्या तरीकाकार है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने क्या करना है कि यहाँ से ये JX फंक्शनल कंपोनेंट है, यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो आप क्या करें, यहाँ से इसको कॉपी किया है, आप यहाँ से ये करें, ये जो है ये आपके कंपोनेंट की प्रॉप्स है। आप क्या करें, यहाँ पे इंटरफेस उसका डिफ़ाइन करें। इंटरफेस डिफ़ाइन करके आप ये आपके प्रॉप्स पास हो गई है। इसका मतलब है ये वो प्रॉप्स हैं जो आपने पास की हुई हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट को। आप इसको यहाँ पे प्रॉप्स में पास करें और आप टाइम सेविंग के लिए फ़िलहाल मैं एनी का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर टाइप ऐड नहीं कर रहा। मैंने टाइप्स ऐड कर दी, ये टाइप्स ऐड कर दी और ये टाइप्स ऐड कर दी। ये देखें आप जितने एरर यहाँ पे प्रॉप से रिलेटेड आ रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। अभी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ये फंक्शन से रिलेटेड है, ये भी फंक्शन से रिलेटेड आर्गूमेंट से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे एनी टाइप पास कर देता हूँ। यहाँ पे ईमेल है, इंडेक्स है, यहाँ पे हम इसकी एनी टाइप पास कर देते हैं। ये सॉरी यहाँ पे मिस टाइप हो गया। हमने जगह जैसे ही हमने इसकी कन्वर्जन मुकम्मल की है तो हमारा कंपोनेंट ग्रीन हो गया। तो मैंने आपको क्लास कंपोनेंट और इसी तरह फंक्शनल कंपोनेंट में किस तरह ऐड करते हैं और प्रॉप्स और उसकी टाइप्स वगैरह मिसमैच किस तरह, उसके इशू किस तरह सॉल्व करते हैं और इसी तरह ही आपने माइग्रेशन करनी है
अपने तमाम प्रोजेक्ट की स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये एक ग्रेजुअल है। आपने कोशिश करनी है कि स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपकी माइग्रेशन इजी और विदाउट एनी एरर्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।